अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के हवाले से। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अपोजिशन से बात कर सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ख्याल यही था कि अब तहरीक इंसाफ से शायद कोई बातचीत ना हो। तो ऐसी कौन सी तब्दीली आई है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के एजेंडे से शुरू होने वाली नेशनल डायलॉग कमेटी अब वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल चीजों को बेहतर करना है। ये कमेटी 3 शख्सियात पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब एक एजेंडा लेके चले हैं कि भाई मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करना है। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बात हो रही है। आज जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद एलामिया जारी किया गया कि ख्वातीन सियासी वर्कर्स को रिहा किया जाए। उसमें बुशरा बीबी का जिक्र भी है, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र भी है, दीगर लोगों का जिक्र भी है। तो क्या ये कमेटी कोई बामानी किस्म के मुज़ाकरात करवा सकेगी पाकिस्तान के अंदर? क्या इससे मुल्क का सियासी माहौल बेहतर हो सकेगा? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करें। उसी जानिब जब आप मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने की बात करते हैं तो इस वक्त हालत यह है कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं हो सकी। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कौमी असेंबली में ना ही सेनेट में। तो क्या ऐसे माहौल के अंदर सियासत को बेहतर करना या मुल्क के सियासी माहौल को बेहतर करना, क्या यह मुमकिन है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद खबरें भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफी अमाद हसन साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शफकत अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत साहब, आपका भी शुक्रिया। और वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हुज़ैफा साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये दोबारा मुज़ाकरात की बात और ये जो खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ने कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या आप इनको अभी भी एंगेज करना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारी तरफ से तो हमेशा ही ग्रीन सिग्नल रहा है। जब से हुकूमत बनी 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर कई दफ़ा ऐसा हुआ और एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुज़ाकरात की कोई बात हुई और हुकूमत ने उसको सबोताज किया या हुकूमत ने उसको कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत नहीं बल्कि कोई भी सियासी हुकूमत हो उसके लिए मुज़ाकरात अशद ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है जब आप अपोजिशन के साथ बैठते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है और सियासी इस्तेहकाम से आपका माशी इस्तेहकाम जुड़ा होता है, तो कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि मैं अपनी अपोजिशन से बात ना करूँ और मुल्क में एजिटेशन हो, पार्लियामेंट में एजिटेशन हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने के आए हर मौके के ऊपर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ इस तरह का रद्देमल सामने आया या लोगों को मैंडेट नहीं दिया गया, या अगर मैंडेट दिया गया तो उसके अंदर शराइत ऐसी आयद कर दी गई और गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात नहीं की गई, तो मुज़ाकरात का जो मरहला था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस मरतबा भी वज़ीर आज़म साहब ने जब ये बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे थे बानी तहरीक इंसाफ की सजा के बाद, भी रिसेंट जो सजा हुई है, तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको इनकरेज किया और कहा कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अगर ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मैं इसको भी जो पॉजिटिव लेता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने महमूद अजगज़ई साहब को पर इसमें हुज़ैफा साहब आपके जो कोलीग्स हैं, सॉरी हुज़ैफा साहब, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है कि ये लोग कौमी सलामती के लिए भी खतरा है, मुल्क दुश्मनी भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें भी ये मुनासिब किरदार अदा नहीं कर रहे। तो एक तरफ तो ये बयानियां इनके हवाले से, दूसरी तरफ बार बार जब मुज़ाकरात का जिक्र आता है तो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हो रहा क्या है। सवाल है, देखिए, एक तो बात यह है कि अगर आप ये कहें कि एक बंदे ने कोई जुर्म नहीं किए, तो जुर्म तो किए हैं, लेकिन वो बंदा हक रखता है कि जाए अदालत में और अपना केस प्लीड करे। यही मामला तहरीक इंसाफ के साथ है। जो लोग इनके जेलों में मौजूद हैं, जो सजाएं काट रहे हैं, जाहिर है उनके पास अदालतों का फोरम मौजूद है, लेकिन जो बाहर है, पार्लियामेंट का हिस्सा है और जाहिर है मुल्क के सियासी प्रोसेस के अंदर एक पॉजिटिव अपनी इनपुट दे सकते हैं, तो उनसे बातचीत हो सकती है और बातचीत होनी चाहिए। कोशिश करते हैं, ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने हमारे से मुज़ाकरात करने हैं अपने पार्लियामेंट में जो बैठे हुए अरकान पार्लियामेंट है उनकी खातिर, सुबह KPK में जो आपको मैंडेट मिला है उसकी खातिर। लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट ये करना शुरू कर दें कि जी हमसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि 9 मई नहीं हुआ, हमसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इसका मतलब तोशाखाना की सजा गलत है, हमसे मुज़ाकरात की बात की जा रही है, इसका मतलब ये कि आपने 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं की। ये एक अलग मामला है। आप यानी सियासी हुकूमतें यही करती हैं कि चीजों को साथ ले लेकर चलती हैं और मुज़ाकरात की जो बात ठीक बार बार ऑफर भी की जाती है और मुज़ाकरात को जो एनकरेज भी किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि शायद सुबह का भूला शाम को लौटे, तो भूला नहीं कहते,
अगर जो लोग इनके कुछ सजाएं काट रहे हैं और सजाएं जो है बहुत सीरियस क्राइम नहीं है और उसके अंदर वो ज़ाहिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, तो हमें बड़ा दिल करना चाहिए, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम मुज़ाकरात चले जी हमाद साहब, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप भी गए हुए थे, और उसके बाद तो लगा ऐसे कि अब मेरे ख्याल में बातचीत नहीं हो सकेगी और काफी बड़ा रेड सिग्नल भी नजर आया। आज हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए अथर भाई, जब बात होती है तो जरूरी नहीं कि जो बातें हों उसी तरह अमली तौर पर मामलात चले। बाज़ औक़ात कोई जज्बाती बात हो जाती है, अगर बात नहीं हो रही है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में यही लोग कहते हैं कि उनके पास 20 मिनट की मुलाकात का इख्तियार नहीं है, फिर उनके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि वो कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, मुज़ाकरात कंटिन्यू करेंगे, वो मामलात आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर उनके पास ये इख्तियार और ये कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? अगर उनके पास 20 मिनट की मुलाकात का इख्तियार नहीं है, अगर वजीर आज़म पाकिस्तान कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इदारे हैं, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, प्रेसिडेंसी है, तमाम तो उनको एतमाद में लिया है, तभी तो वो ये बात कर रहे हैं। अब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं, तो देखिए वो बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हमारे और आपके पेशे से ताल्लुक होता है, वो कुछ इस तरह के सवालात कर जाते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते। यानी वो जाहिर है कि आप मुझसे कुछ ऐसे मुसलसल सवालात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी बातों से इस तरह का तासुर तो निकलेगा। एक तो वो बुनियादी तौर पर टेररिज्म के हवाले से ब्रीफिंग थी और टेररिज्म ही के हवाले से सवालात तो होने चाहिए थे, हुए भी, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सवाल करते और फिर उसके मुताबिक जवाब सुनते और फिर उसके मुताबिक उसकी तशरीह भी करने लगते हैं। देखिए वो एक बात तो वाज़ेह तौर पर कही गई कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मुज़ाकरात से, तो ठीक कहा ना, मुज़ाकरात तो पार्लियामेंट ही करेगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस करेगा, कैबिनेट स्पीकर, और वो कर रहे हैं। तो उन्होंने तो अपने आप को साइड पे कर लिया है, उन्होंने तो न मुज़ाकरात करने हैं, न मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनना है, न आईन इसकी इजाज़त देता है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मुज़ाकरात नहीं करेगा, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट या स्पीकर भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। यानी मुज़ाकरात वो करना चाहे तो करे। अगर कल वज़ीर आज़म मुज़ाकराती टीम को लेकर मुज़ाकरात की तरफ ले जाए और मुज़ाकरात कामयाब हो और वज़ीर आज़म उनसे कहे कि हमारे मुज़ाकरात इन पॉइंट्स पर, इस एजेंडे पर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने तो खुद कहा है कि वज़ीर आज़म कर ले मुज़ाकरात, उन्होंने तो नहीं रोका। वैसे आपको कामयाबी की गुंजाइश अभी भी मुज़ाकरात में लगती है? बिल्कुल लगती है, लेकिन पीटीआई के रवैये में जो बचगानापन है, जो जिद और हटदर्मी है, जो गालम गलोच है, जिस तरह की जज्बातियत है, देखिए उसको तो तर्क करना पड़ेगा। यानी स्टेट के अंदर रहते हुए यकीन एक मकबूल जमात है पीटीआई, उससे हमें इनकार नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेट के अंदर रहते हुए, सियासत और जमहूरियत के अंदर रहते हुए आपको अपने रवैये में मैच्योरिटी और संजीदगी लानी होगी। यानी जिस तरह के बयानात मीना खान अफरीदी के, शाहिद खटक के, शफी जान के, इन लोगों के जिस तरह बयानात आए, तो उन बयानात को तो न जमहूरियत अफोर्ड कर सकती है, न उसको इदारे अफोर्ड कर सकते हैं, न उसको पार्लियामान अफोर्ड, तो उसको तर्क करेंगे, संजीदगी की तरफ आए। और संजीदा लोग यकीनन महमूद खान अचकज़ई साहब इनके साथ है, बैरिस्टर गोहर है, संजीदा लोग है, मामलात आगे बढ़े। लेकिन अलीमा खान जितना असरअंदाज हो रही है, वो सियासी पोजीशन उनकी नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की बहन है, उन्हें उस पोजीशन पर आना होगा। जी इमरान साहब, ये जो आप लोगों का गैर संजीदा रवैया है, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है इन मुज़ाकरात की कामयाबी में। तो आपको लगता है कि पहले तो ये बताएं कि आप लोग बैठेंगे हुकूमत की टीम के साथ, और दूसरा कि अपने रवैये में कोई तब्दीली लेके आएंगे? देखिए, ये जो कह रहे हैं अपना रवैया तब्दील करें, तो हम कोचिंग क्लासेस अरेंज कर रहे हैं उस्मा बुखारी साहबा से और मरियम नवाज शरीफ साहबा से, इन साहबान की, उनसे टाइम लिया है कि प्लीज आप इनकी कोचिंग कर दें, जो आप अच्छी जबान इस्तेमाल करती हैं ना, हमारे लोगों को भी थोड़ा सिखा दें। उन्होंने हामी तो भरी है, आप देखें क्या करते हैं।
दूसरी बात यह है काजमी साहब कि हम नहीं, वो तो पता नहीं आपको कब टाइम मिलता है। भाई आप तो आजाद फिर रहे हैं, जेल में तो इमरान खान और उनकी अहलिया है ना, आप तो नहीं है ना। अब मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जो मुश्किलात में होते हैं वो जरा सेक्रीफाइस करते मेरी हैं। बात सुने, वो और लोग होते हैं जो मुश्किलात में दब जाते हैं, वो और लोग होते हैं जो मुश्किलात में परेशान होते हैं, वो और लोग होते हैं जो मुश्किलात में भीख मांगते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो किसी से भीख मांग रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात से परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोई ये समझे कि वो हमें दबा के, मुश्किल में ला के, हम पे फस्तायत करके हमें जबर और जुल्म से दबा लेगी, तो ये भूल है किसी की भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर इमरान अहमद खान ना तो इन मुश्किलात से दबने वाला है, ना डरने वाला है और ना झुकने वाला है। इसलिए ये बातें बिल्कुल साइड पे रख के हमसे बराबरी की सतह पे कोई बात करना चाहता है तो करना चाहे। मैं पहले बता चुका हूं कि हम कभी भी किसी से कोई भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एजेंडा था उसमें से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई वाली वो बात ही निकलवाई है कि कोई ये ना समझे कि हम कोई माजी के सियासतदानों की तरह किसी से एनआरओ मांग रहे हैं, हम किसी से डील मांग रहे हैं, हम किसी से डील मांग रहे हैं, कोई ये ना समझे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब क्या कहा है कि जी आए मुल्क में आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, आए मुल्क में जमहूरियत बहाल करें, आए मुल्क में आइन अपनी असली सूरत में बहाल करें, आए इन चीजों पे बैठ के बात करें। उसमें ना तो कोई बानी की बात है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी असीरान की बात है। इसलिए हमसे कोई ये बात ना एक्सपेक्ट करे कि हम परेशानी में हैं या मुश्किल में हैं या हम जेलों में हैं या हमें दीवार के साथ लगाया है तो हम कहेंगे जी बस हमें माफ कर दें, हम तो बड़ी मुश्किल में हैं। बेकतन ऐसा नहीं होगा। बात जब भी होगी बराबरी की सूरत पे होगी और हम पूरी तरह इंशाल्लाह तैयार हैं हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए। अच्छा, आप मुश्किल में नहीं, लेकिन इमरान खान मुश्किल में है, उनकी अहलिया मुश्किल में। जी हाँ, मैं इमरान खान और वो 2 साल से और उन्हीं के नजरिए की बात कर रहा हूँ। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ भाई, आप जो आइडियल बातें कर रहे हैं ना, इस तरह मामलात नहीं चलते। इमरान खान और उनकी अहलिया 2 साल से जेल में हैं। आप तो आजाद है, आप तो इस वक्त भी हमारे साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए हैं। उनके एहसासात अलग होंगे, उनकी बहनों के एहसासात अलग होंगे। आप आइडियल बातें न करें, जज्बाती बातों से मामलात हल नहीं होते। तदब्बुर और बसीरत के साथ चलना पड़ता है। जो किसी से भीख मांग के बाहर चला जाएगा, आप क्या ये समझ रहे हैं कि इमरान खान कोई किसी से छूट लेगा? इमरान खान नवाज शरीफ है कोई? इमरान खान डट के बैठा हुआ है और मैं जो बातें कर रहा हूं ये इमरान खान की बताई हुई बातें हैं। मैं शफकत अवान नहीं कर रहा, ये इमरान खान का नजरिया बोल रहा है मेरे अंदर। अच्छा, मैं मिनिस्टर साहब को भी शामिल करूं। मिनिस्टर साहब देखें, हुकूमत सिग्नल्स तो बड़े अच्छे भेजती है, लेकिन कौमी असेंबली में आप अपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। इसी तरह सेनेट के अंदर जो हो रहा है वो भी हमारे सामने। आज तो रजा रुबानी साहब जो आपकी इत्तेहादी जमात है, साबिक चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज निकाली। उन्होंने कहा पार्लियामान इनकम्प्लीट है। ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी तैनाती कर रहे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, जब उनका ट्रायल चल रहा था हाई कोर्ट में, तो हफीज पीरजादा साहब जब हियरिंग होती थी तो कहते थे कि जी भुट्टो को अगर फांसी दी तो क्लियर होएगा। तो पेशी पड़ जाती थी, अगली पेशी हुई, उन्होंने कहा जी भुट्टो को अगर फांसी दी तो लोग खुद सोजियां करेंगे। फिर पेशी बढ़ गई, फिर वो तीसरी पेशी थी तो उन्होंने कहा भुट्टो को अगर फांसी दी तो भुट्टो कब्र से भी हुकूमत करेगा। भुट्टो साहब ने उसको बुलाया पास, उसने कहा मेहरबानी फरमाएं, ये दलाइल दें कि मैं 109 में इन्वॉल्व नहीं हूँ और मुझे इससे मेरी जान छुड़ाएं। जज कैसे कंसर्न ही नहीं जो तुम मुझे, आपने जो इतनी राम कहानी बयान की है, इसी राम कहानी की वजह से वो सही कह रहे थे मेरे भाई जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए और केपीके के ऊपर वो एक अथॉरिटी रखते हैं अफगानिस्तान इशू पर, कि असल तकलीफ तो असल सेक्रीफाइस तो इमरान खान कर रहे हैं। वो 2.5 साल से जेल में बैठा हुआ है, 2 साल से जेल में बैठा हुआ है। आपके इसी नैरेटिव ने कि इनको अपनी पिच पे लाके मारेंगे, पहले उसे 14 साल सजा करा दी, फिर उसे 17 साल सजा करा दी। वजह यह है कि जितने भी लोग हैं, मैं कोई अवान साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली पीटीआई के लोग जो कि उनके कैबिनेट का हिस्सा भी है केपीके में, वो लोग हैं जो कि बानी तहरीक इंसाफ अगर बाहर हो तो शायद उनकी सियासत भी ना हो,
क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि मैं मेजोर पॉलिटिशियन से बात करूं, उन्हें अपनी जमात में दोबारा लेकर आऊं या उन्हें उनकी जगह दूं। बेसिकली मेजोरिटी लॉयर्स जो है, भाई आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू का कोई बानी को फायदा तो नहीं होना? बानी तहरीक इंसाफ को जो फायदा डिजिटल दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ये जो गुफ्तगू पर इसमें उज़ैफा भाई जो इमरान खान साहब जो खुद जेल में गुफ्तगू करते हैं, उज़ैफा भाई एक आर्गुमेंट ये भी है ना, जो खान साहब खुद गुफ्तगू करते हैं, क्या उससे उनको फायदा हो रहा है? उनका मौकिफ तो बड़ा सख्त है। नहीं, वो जो गुफ्तगू खुद करते हैं उसमें ये लिवरेज आप दे सकते हैं कि बंदा फ्रस्ट्रेशन में है, जेल में है, ज़ाहिर एग्रेशन होता है, गुस्सा आ जाता है। जो बाहर लोग होते हैं वो तो फिल्टर लगाते हैं बाकायदा, और कोशिश ये करती हैं कि जिस फरीक के साथ हमारे मामला खराब हुए हैं और जिस गुफ्तगू की वजह से या जिस बयानी की वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, सियासतदान में तो लचक होती है। सियासतदान ये कभी नहीं कहता कि टूट तो सकता हूं मगर लचक सकता नहीं, सियासतदान में तो लचक मौजूद होती है। आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए, बयानिया कल्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बातें क्या आपकी जो मैंडेट की एग्जीक्यूशन है, कबूलियत है, उसकी तरफ जाएंगी? कभी भी नहीं जाएंगी। और जाहिर है हर मुल्क में एक डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों का एक रोल रहा है हमेशा, हुकूमत साजी में कहें 35 साल लेजिटिमेट वो हुकूमत का हिस्सा रहे। आपके मुल्क में 4 बॉर्डर्स हैं, 3 बॉर्डर्स में हमेशा आपको गर्म हवाएं आती रही। ईरान से मामला अल्लाह का फजल ठीक हो गए, बाकी 2 बॉर्डर से आपके अफगानिस्तान और इंडिया से जो सूरत हाल आपके सामने है, तो ऐसे में तो आपकी जो मुल्क की सिक्योरिटी इदारे हैं उनका रोल बढ़ता है। और ये कोई इलीगल बात भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह का हमारा भारत के साथ मामला है, उसके मुकाबले में हम काफी छोटे हैं, उसकी फौज के मुकाबले में, डिफेंस बजट के मुकाबले में, तो हम इस फौज के बगैर नहीं चल सकते। ये फौज ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तहफ्फुज़, मुस्तकबिल की जमानत है। तो ऐसे में आप ये कहें कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बानी की ये सोचे, ऐसा देखें, इससे ना बात आगे बढ़ेगी। चले मैं जरा उज़ैफा साहब एक ब्रेक ले लूं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए उज़ैफा साहब, छोटी सी ब्रेक लेता हूं। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं उज़ैफा साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा शफकत अवान साहब, मैं जरा खान साहब की रिहाई के हवाले से वो जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी हुई है जो डायलॉग करवाना चाहते हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके ऊपर बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लग रहे हैं। कहीं पे देखें ना, सियासत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी जैसे मामले के ऊपर भी जब आप पे उंगलियां उठें और आप लोग एक ऐसा सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश करें जो इल्जाम लगता है आपके ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको भी नजरसानी करने की जरूरत है? बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें, सूबाई गवर्नमेंट ने एक ग्रैंड जरगा बुलाया है और उसमें सारे लोग मौजूद थे, सारी पार्टीज मौजूद थी, वहां के हमायदीन मौजूद थे और वहां पे उन्होंने बैठ के कुछ फैसले भी किए हैं। तो उन रिक्वेस्ट इतनी सारी है कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं, जो कई दफा अपने घर बार छोड़ के जा चुके हैं और कई दफा बेघर हुए हैं, उनको एतमाद में लेकर उनके साथ बैठ के जो कोई लाए अमल बनाया जाए, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है। आज ही मैं सोहेल अफरीदी साहब को सुन रहा था कि जब पिछली दफा माइग्रेशन हुई और लोगों को कहा गया कि आपको 4-4 लाख रुपया देंगे, आप जो घर छोड़ के जा रहे हैं, अभी तक वो पेमेंट भी नहीं हुई, वो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे थे। तो आप लोगों को बार बार वहां से उठाएंगे, तो इतनी आसान नहीं होती ये माइग्रेशन। तो जिंदगी में एक दफा माइग्रेशन कर जाए तो उसकी 5 नस्लें याद रखती हैं कि हम माइग्रेट होके आए थे, और एक बंदा अपनी जिंदगी में चौथी दफा माइग्रेशन करे, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वहां के लोगों को एतमाद में लिया जाए, वहां पे बैठ के बात कर दी जाए और तो ये सारे मामला आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने हरदर्मी करनी है और आपने कहना है कि जी नहीं, बस एक जमात को टारगेट करना है सिर्फ, और बार बार बात लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आनी है, बार बार बात आपने इमरान खान पे लेके आनी है, तो उस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। ना तो इमरान खान माइनस हो रहा है और ना पीटीआई माइनस हो रही है, वो तो 60% से आज 90% पे चली गई है इन्हीं बयानों की वजह से। इसलिए कुछ नजरसानी की जरूरत है। ठीक, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन ये जो इशू है ना केपी वाला, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब थे जब हमाद हसन साहब, वो बड़े सख्त बयान देते थे, लेकिन वफाक के लिए काबिल कबूल थे, उस तरह की तनकीद नहीं होती थी। अब सोहेल अफरीदी उतनी सख्त बातें नहीं करते उस तरीके से,
कि वो कहें कि मैं आ रहा हूं तो लाशें होंगी तो ये होगा और वो होगा, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वफाक में उनके हवाले से तहफुजात हैं और उनको उस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाता है जैसे गंडापुर साहब को नहीं बनाया जाता था। देखिए, एक तो डायनेमिक्स में कुछ तब्दीली आई, यानी अब ऑपरेशन की मुखालिफत जिस शदुमत के साथ की जा रही है ये सूरत हाल नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर आप देख लें, एक उसके अंदर कई बयानियाँ चल रही हैं। एक बयानिया तो वो है कि वो जज्बातीपन, जिस तरह ये हमारे साथ बैठे हुए हैं MNA साहब, कि वो आइडियल और जज्बाती बातें करें, लोगों को खुश करें, उसके नताइज खा कैसे ही क्यों न 2 साल से जायद हो गए कि इमरान खान और उनकी सर शफकत साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, ये तो या तो होना कि खुद ये बच्चे इनके साथ जो कुछ हुआ है इनके ऊपर भी मुकदमे सब पर है, लेकिन वो तो जेल में है ना, उन पे तो ज्यादा सख्ती है। देखिए, इस जज्बातियत का कोई फायदा कभी हुआ है? इससे किसको इनकार है कि पुख्तून बेल्ट में इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है। मैं पुख्तूनख्वा का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं उनकी बहुत बड़ी मकबूलियत है, उनकी हुकूमत भी है, मैंडेट भी उनको मिला है, उनका तीसरा वजीर आला भी सूबे में आ गया। लेकिन मुझे उस मकबूलियत का एक भी फायदा दिखाए। इमरान खान जेल से रहा हुए, उनकी अहलियत जेल से रहा हुई, पार्टी की पॉलिसी बदली गई, खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत को कोई कामयाबी मिली है, करप्शन रुकी है, गवर्नेंस में बेहतरी आई है, दहशतगर्दी में कमी आई है, कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, मकबूलियत को कैश करना भी होता है। भुट्टो साहब की फांसी हुई, एक सुलगती हुई फजा थी, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने बहुत तेजी के साथ पिक कर लिया था। वो मामलात को समझ गई कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे मुझे तदब्बर के साथ चलना है। उसने MRD में तमाम जो भुट्टो मुखालिफ कुव्वतें थे उनके साथ बैठ गई, MRD को एक बड़ी ताकत बनाया और अपने कारकुनों को अगले मार्शल्लाह के अगले महोसाल में बचा भी लिया। और फिर कुछ अरसे बाद तहरीक भी चली, ज़िया भी गए, इक़्तिदार में भी बाद में आई, यानी अपने आप को सरवाइव कर लिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जद्दा चले गए थे, जलावतन हुए, मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात से निकले, फिर इक़्तिदार में आए। अब इमरान खान के साथी क्या कर रहे हैं? इमरान खान के एक साथी तो बैरिस्टर गौहर जैसे लोग हैं जो तदब्बर और बसीरत के साथ मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो डायनेमिक्स को समझते हैं, जो सूरत हाल को समझते हैं। दूसरी तरफ जज्बातियत को बेचा जा रहा है। वो जज्बातियत यूट्यूबरों के हाथ में है और वो एक जज्बाती बयानिया बना रहे हैं, लेकिन उससे निकल के आ रहा है, उससे बदतरीन करप्शन निकली, बदतरीन गवर्नेंस निकली, बदतरीन अमन व अमान की सूरत हाल निकली। माली तौर पर सूबा दिवालिया हो गया, बानी और उसकी अहलिया जेल में पड़े हैं, कारकुनों पर सैकड़ों हजारों मुकदमात है। कौन सा फायदा हुआ? तो जब फायदा नहीं हुआ तो फिर उस रास्ते को कम से कम अपना लेना जो अभी तक आपने नहीं अपनाया है, तदब्बर और बसीरत का रास्ता। ये जो वजीर आजम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल अगर वो दे रहे हैं, अगर फवाद चौधरी जो जैसे एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग नेशनल डायलॉग कमेटी की बात कर रहे हैं, अगर इसी काबीना के इंतहाई बाअसर राना सनाउल्लाह बड़ों की मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो क्या ये रास्ते नहीं है पीटीआई के लिए? यानी मैं और आप तो साफ ही है, हम तो किसी जमात के नहीं है, लेकिन हम तो इस मुल्क और स्टेट की बेहतरी चाहते हैं कि सियासी पोलराइजेशन खत्म हो। तो कैसे खत्म हो भाई? अगर ये रास्ते आपको मिल रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कब कहा है कि हमने वजीर आजम को रोका है? उन्होंने कब कहा कि हमने पार्लियामेंट और स्पीकर को रोका है मुज़ाकरात से? उन्होंने तो कहा है कि कर ले। ठीक है, कर रहे हैं ना। जब कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर और महमूद खान चकजई जैसे जहांदीदा लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये जज्बाती सौदा बेचने आ जाते हैं। कलीमा खान इनकार कर देती है। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है, आज उनका इलामिया आया, फवाद चौधरी साहब ने वो इलामिया पढ़ के सुनाया। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब हो जाएं, नवाज शरीफ साहब हो जाएं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो जाएं, वो लोग भी इस अमल का हिस्सा बने और मुल्क का जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। क्या आप लोग इस कमेटी के साथ एंगेज करेंगे? कोई ऐसी मुशावरत हो रही है हुकूमत के बीच में? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सारे अच्छे लोग हैं, जो भी मुज़ाकरात बात करता है मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, उसको आप एनकरेज करें। मैं जो बात अगली करूंगा उसका हरगिज़ मतलब नहीं है मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि महमूद अचकज़ई साहब और या राजा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात आगे क्यों नहीं बढ़े। बात इतनी सी है कि हर बंदा जानता है कि बानी तहरीक इंसाफ का एक बैकग्राउंड है, उनकी शख्सियत तरह डोमिनेटिंग स्टाइल है, वो किसी भी वक्त किसी को किसी भी स्टेज पे फारिग कर देते हैं, बल्कि उनके बारे में तो कहा जाता है चलती बस से उतार देते हैं बंदे को। तो बात यहाँ पर उन लोगों की है जो कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ से निकाले हुए हैं या उन्हें छोड़ दिया, ये जो आजमाइशी हालात बने यानी एज ऑफ टुडे तहरीक इंसाफ उन्हें ओन नहीं करती। अब अगर हम इन तीन लोगों को इज्जत भी दे दें, और इज्जत देनी भी चाहिए, लेकिन जो भी बातचीत करते हैं वो बातचीत बेफायदा होगी, उसका कोई ज़ाहिर आगे मकसद नहीं है। और हुकूमत के पास इतना फारिग टाइम होता नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में आने के लिए, टीवी चैनल्स के टॉक शोज की जीनत बनने के लिए, डिजिटल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनने के लिए तीन बंदों से बातचीत करे। और बातचीत जिसके लिए की जा रही है नहीं वो बात है कि झगड़ा मियां बीवी के दरमियान है और एक तीसरा फरीक आ गया, बल्कि तीसरा भी नहीं चौथा फरीक। बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ या तो अपनी जमात के जो जिम्मेदारान हैं उनको नॉमिनेट करें, बाकायदा ट्विटर हैंडल पे उसको ऑन करें, उनकी बहनें भी वही बयानियां बनाएं, उनसे बातचीत बिल्कुल की जाएगी और 3 महीने नहीं 6 महीने के लिए भी बैठ जाएंगे, उनकी बातें कुछ मानेंगे भी, कुछ मनवाएंगे भी और उनके जितने तहफ्फुज़ात हैं वो भी सुनेंगे। मैं समझता हूँ कि उनका हक होगा वो। लेकिन मकसद है कि फवाद चौधरी साहब हो या महमूद मौलवी साहब या इमरान इस्माइल साहब, जिस फरीक से हम बातचीत करना चाहते हैं वो फरीक उन्हें ऑन नहीं कर रहा, तो किस तरीके से बातचीत हो सकती है? बातचीत मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब अगर वो खुद भी सोचना चाहिए कि अगर दूसरे फरीक की तरफ से वो, हालांकि फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी खुद लॉयर हैं बानी तहरीक इंसाफ के, अगर वो उन्हें मैंडेट नहीं दे रहे, यानी जो ये काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है। नवाबजादा नसरुल्लाह ये काम किया करते थे, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह को बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ दोनों का एतमाद हासिल होता था और मियां साहब और बेनजीर भुट्टो शहीद उन्हें दरमियान में बिठाया करते थे। लेकिन यहाँ मामला उलट है, बानी तहरीक इंसाफ तो अगली स्टेज है, उससे पहले जो लोग मौजूद हैं, यमन की शफकत अवान साहब से भी आप पूछेंगे, ये भी उन पे तनकीद करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ के अंदर बेशुमार लोग हैं जो उनसे इनसिक्योर है। नहीं, मैं शफकत अवान साहब की बात इनसिक्योरिटी में नहीं कर रहा, तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि समझते हैं कि हमारी जमात छोड़ गए थे, लेकिन मकसद ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे इनसिक्योर फील करते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास राइट ही कोई नहीं है। तो ऐसे में हम उनको कोई एंगेज नहीं करेगी। आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया, हुकूमत उनको एंगेज नहीं करेगी ज्यादा। नहीं, देखिए, हम एंगेज करें या ना करें उसका कोई फायदा नहीं है। यानी मुझे तो आप अभी कहेंगे, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के उनका शुक्रिया अदा कर दूंगा, फोन भी कर देता हूं उन्हें, लेकिन मकसद ये कि क्या हमारे एंगेज करने से बात आगे चलेगी? बात आगे नहीं चलेगी। महमूद मौलवी या फवाद चौधरी या मैं शफकत साहब को भी शामिल करूं। मैं आता हूं ज़फ़र साहब, आपके पास वापस आऊंगा। शफकत साहब, आपने सुना ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, ये जो कोशिश कर रहे हैं, वैसे अक्सर लोग तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव कोशिश है, क्या आप लोग इनके साथ एंगेज करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, मैं ज़फ़र साहब की बात से 100% मुतफिक हूँ इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना तो उनका कोई तल्लक है, ना उनके पास कोई मैंडेट है, ना हम उनको मानते हैं। और मैं बार बार ये बात रिपीट कई प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि जो लोग मुश्किल हालात में इमरान खान साहब को छोड़ गए हैं, हमें वो वैसे ही अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि आपने एंजॉय किया सारा कुछ और जब मुश्किल वक्त आया और आप पीठ दिखा के भाग गए, तो ऐसे लोगों का तो कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमारे ब्याह पे कोई बात करें या हमारे लिए करें। हमारी तरफ से उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। गवर्नमेंट उनके पास बैठना चाहती है तो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उनको ना ऑन करता है और ना ही उनकी किसी बात में शामिल होने के लिए तैयार है। अच्छा, एक और जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है जमात के ऊपर कि आप लोग वो जो बुर्दबारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, ये जो जज्बातियत है, कहा यह जाता है कि ये यूट्यूब के ऊपर देखते हैं चीजें और दीगर चीजें, इनकी वजह से आप लोगों के बयानिए में इतनी सख्ती है। क्या खान साहब जो हैं उनसे भी जाके इसी किस्म की बातें की जाती हैं, उनको बताया जाता है कि बाहर माहौल बड़ा तब्दील हो रहा है और लोग आपके लिए आ जाएंगे, तो क्या वजह है, क्यों ये इतनी सख्ती आप लोगों के बयानिए में? देखिए, जो सच होता है वो कड़वा होता है थोड़ा सा, ये बड़ी नेचुरल सी बात है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उन्होंने हमेशा सही बात की है, कभी लगी लिपटी नहीं की, कभी सियासत नहीं की जिसको सियासत कहा जाता है। हालांकि ये सियासत नहीं होती, ये मुनाफकत होती है, झूठ बोलना या चीजों को मिक्स करके और उसमें से कोई अपने मतलब की चीज निकालना। तो इमरान खान साहब ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं की। वो हमेशा बात क्लियर करते थे और करते हैं, और हमने भी क्योंकि सियासत में उन्हीं को फॉलो किया है, तो ये हमें लगी लिपटी बातें अभी आती नहीं है। मैं पहले कह रहा था कि कुछ कोचिंग लेंगे नून लीग वालों से और हम भी सियासत सीख जाएं, जिसको ये सियासत कहते हैं, हम तो इसको मुनाफकत कहते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं आती अभी तक। शायद कभी किसी स्टेज पे हम भी ये सीख जाएं, और अल्लाह करे ना ही सीखें, वैसे बात तो ये। तो इसलिए हम तो वो बात करेंगे जो सच्ची होगी, और सच्ची जब करेंगे तो वो तल्ख भी होगी। और फिर तल्खी पिछले 3 साल की है काजमी साहब, आप जानते हैं जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, और हम फिर वो जब सच बताते हैं तो उसमें तल्खी आ जाती है। ये शायद इन लोगों को ये सोच भी नहीं सकते। ये जो मेरे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बेशक एक जर्नलिस्ट हैं और एक सियासतदान है, ये इन चीजों को एडमिट नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन इनको उन हकीकतों का पता है जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं और हमने फेस किए हैं और हम फेस कर रहे हैं। इसलिए ये तल्खियां और ये हमारे लहजे में ये जो सख्ती है, ये उन हालात की है और ये उस हकीकतों की है जो हम 3 साल से भुगत रहे हैं। ठीक है। अच्छा अहमद हसन साहब, एक चीज ये भी कही जाती है कि खान साहब को इनकी जमात के लोग जाके खुल के बात नहीं बताते, और वो जो एक पॉपुलर नैरेटिव है उससे ऑपोजिट कोई चीज नहीं बताते कि भाई थोड़ा सा इस तरह देख लें, चीजों को ऐसे देख लें। लेकिन उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि या तो खान साहब जद्दा में बैठे होते, लंदन में बैठे होते, तो फिर तो आप उनको कह सकते थे कि आप ऐसे ऐसे करें। जब वो खुद जेल के अंदर बैठे हुए हैं और वो खुद सख्त मौकिफ ले रहे हैं, तो जब बाहर से बंदा जाके नरम मौकिफ लेगा तो वो उसके पास क्या मॉरल अथॉरिटी होगी कि वो उनको कन्विंस करे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि पहली मर्तबा इमरान खान जेल नहीं गए, नवाज शरीफ भी इन्हीं जेलों में रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी भी रहे, भुट्टो साहब भी रहे, एक तवील सिलसिला है। और जिस तरह उसको पेश किया गया उससे पिछली जेलें ज़्यादा सख्त थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 30 साल जेल काटी, वली खान ने 14 साल जेल काटी, इसी आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी है। आफ्ताब शेरपाव और मौलाना फजल रहमान ने 6-6 साल जेल काटी है। ये सब ने काटी है, पहली मरतबा ये मुश्किलात नहीं है। और उन्होंने तो कई डेरा इस्माइल खान और मच और कहाँ पे, ये तो इस्लामाबाद के करीब है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, हम इसकी भी हमायत नहीं करेंगे। देखिए, लीडर जो बात करता है तो जरूरी नहीं कि उसका जो जहन वो उसी तरह सियासत चले। यानी नवाज शरीफ के इर्द गिर्द बहुत सारे उनके करीबी दोस्त थे, चौधरी निसार थे, उनकी अहलिया कलसूम नवाज बाज़ औक़ात मुशावरत करती थी, अकरम शेख एडवोकेट थे, और बहुत सारे लोग थे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के ये शेरी रहमान और ये फरहतुल्लाह बाबर साहब और ये सारे लोग थे। वो अपनी राय का इजहार करते हैं, मुशावरत करते हैं। बाज़ औक़ात लीडर का एक जहन होता है, उसको वो चेंज हो जाता है। लेकिन इमरान खान का मामला क्या है? इमरान खान के अंदर एक डिक्टेटोरियल मिजाज तो उनका है। वो जो बात करते हैं, एक इमरान खान और एक जमाने में जब MQM थी तो अल्ताफ हुसैन का भी यही था कि वो लोग भी बात नहीं कर सकते थे और वो गलत भी जाते थे तो बिलाखिर अपने आप को इर्रेलेवेंट करके छोड़ दिया। इसी तरह इमरान खान का भी मामला है। उनके साथियों पे डर इतना होता है कि वो उनको सच और हक बता नहीं सकते कि खान साहब ये चीज गलत हो रही है, इसको इस तरह करना है। ठीक है। तो इसी वजह से उनके जहन में वो जो एक डिक्टेटोरियल वो आ गया है। ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसी तरह सियासत चल रही है। और सिर्फ उनके यहाँ नहीं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि अलीमा खान मीडिया से बात नहीं करेगी, उज़मा खान बात करेगी। लेकिन आज देखे उज़मा खान बात कर रही है, वही अलीमा खान है और मीडिया के साथ बात। मैं जरा, टाइम की कमी है, मिनिस्टर साहब को भी शामिल कर लूं। मिनिस्टर साहब, ये क्वेश्चन मैंने अहमद साहब से भी किया था, जरा मुझे ब्रीफली बताइएगा कि ये सोहेल आफरीदी पे आप लोग थोड़ी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे हुकूमत के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, लेकिन उतनी ज्यादा तनकीद नहीं होती थी। तो क्यों ये सोहेल आफरीदी क्यों आप लोगों के लिए नाकाबिले कबूल है? जी बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल नहीं है, लेकिन गंडापुर और सोहेल अफरीदी में ये फर्क था कि गंडापुर जो हम पे तनकीद करते थे वो सियासत करते थे, लेकिन जब वो वज़ीर आला के दफ्तर में जाकर बैठते थे तो बीइंग वज़ीर आला बिहेव करते थे, फेडरल गवर्नमेंट से मुकम्मल राब्ते में रहते थे,
फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग में आया करते थे और उन्हें पूरे रूल्स ऑफ बिजनेस का एहसास था, अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास था। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी वजीर आजम खुद बात करते हैं सुहेल अफरीदी साहब से और उन्हें मिलकर चलने की दावत देते हैं, वो उसके बाद मीटिंग में नहीं आते। उसके बाद वजीर आजम साहब केपीके जाते हैं, वहां पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुला के कहते हैं कि मेरा आपने उन्हें सलाम भी देना है और हम मिलके चलेंगे। उसके बाद वजीर आजम साहब फिर उन्हें एक दफा कॉल करके मुबारक देते हैं और बुलाते हैं। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से वो रिएक्शन देते हैं आगे से और फिर उस पर अमल भी करते हैं। चले हम कहें कि जी आपने अपना बयानिया बनाने के लिए बात कर दी, लेकिन मीटिंग में आपका नुक्ता नज़र से डिफरेंट है। इस वजह से सुहेल अफरीदी की जात पर जो तनकीद है वो उनकी कंडक्ट की वजह से है। कोई ये नहीं है कि उनका चेहरा पसंद नहीं है। एक सूबे के वजीर आला को वैसे भी जेब नहीं देता कि आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आप मरकज को खत लिखें, आप कोर कमांडर से बात करें, आप बाकी इदारों से बात करें, ऑपरेशन के बारे में अपने तहफ्फुजात बताएं, कोई तजावीज दें। ठीक है। लेकिन आप ये मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। कोर कमांडर से मिलकर आप आए तो उसको इस तरीके से नैरेटिव बना दें, कल्ट आपका चल पड़े उसके ऊपर कि जी पहला वजीर आला है जिसने कोर कमांडर को अपने पास बुलाया वजीर आला हाउस। हालांकि लाहौर में बेशतर दफा 9 क्लब 7 क्लब में और 90 शहरा पे वजीर आला से मिलने कोर कमांडर्स आते रहे हैं, सिंध में भी आते रहे होंगे। बात यह है कि आपने जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने आपको बिठाया और जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आप कम से कम उस मनसब की इज्जत तो कम से कम बरकरार रखने दें। आप उसकी इज्जत नहीं बरकरार उस मनसब की इज्जत करें, ये आपका गिला शिकवा है। मुझे उज़ैफा साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू आपने सुनी, अब आप इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।